My dear children, today I will teach you Geography of class 7. First lesson is our environment. पहले हमें जानना चाहेंगे कि एनवायरनमेंट किसे कहा जाता है, यानी पर्यावरण किसे कहा जाता है. एनवायरनमेंट, all the things present us together make our environment. ऐसी सभी प्रकार की वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ बनी रहती, जो चारों तरफ विद्यमान रहती हैं, वह हमारा पर्यावरण बनाती हैं. जैसे all the things present us together make our environment. सभी प्रकार की वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ रहती हैं, वह हमारा पर्यावरण बनाती हैं. On the basis of origin, geographical elements can be broadly classified into two groups. उत्पत्ति के यानी उत्पत्ति के आधार पर जो भौगोलिक तत्व होते हैं, उसके आधार पर इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, यानी दो वर्गों में विभाजित किया गया है. कौन कौन से दो वर्ग हैं? पहला है नेचुरल एलिमेंट्स. नेचुरल एलिमेंट्स के अंतर्गत ऐसे कारक आते हैं जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, वेजिटेशंस, एनिमल्स etc. यानी पर्वत, नदियां, वनस्पतियां और जानवर इत्यादि. दूसरा होता है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. हमारा ऐसा पर्यावरण जो कि मानव के द्वारा बनाया गया होता है, वह ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है. फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे एग्रीकल्चर. कृषि व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, यानी मानव के द्वारा किया जाता है. इंडस्ट्रीज यानी उद्योग धंधे जो होते हैं, वह मानव निर्मित होते हैं. और सेटलमेंट्स माने आवास, जहाँ पे हम रहते हैं, चाहे हमारा गांव हुआ यानी विलेज हुआ, टाउन्स हुआ, चाहे जो हुआ, यह सब मानव के द्वारा बनाया गया होता है. तो यह क्या आएगा? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है. अंतिम पे आते हैं ट्रांसपोर्ट्स etc. कहते हैं. कहने का मतलब जो यातायात है हमारे लिए, रोड्स हैं, रेलवेज हैं, या वाहन संबंधी जितने भी सामान हैं, वह मानव के द्वारा निर्मित किए गए हैं. और यह क्या है? यह ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं. अब नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. जो प्राकृतिक कारक होते हैं, यानी नेचुरल एनवायरनमेंट जो हमारा होता है, प्राकृतिक पर्यावरण होता है, इसके अंतर्गत दोनों आते हैं. वह बायोटिक भी होते हैं और अबायोटिक भी होते हैं. बायोटिक का मतलब जैविक और अबायोटिक का मतलब होता है अजैविक. अब बायोटिक के अंतर्गत जो हमारे चारों तरफ जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसमें नेचुरल यानी बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? एनिमल्स होगा, प्लांट्स होगा, यानी जितने सजीव के अंदर होंगे वह क्या आएंगे? वह बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आएंगे. अब अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होगा? एयर, वाटर, सॉइल etc. जितनी निर्जीव यानी उस तरह की जो वस्तुएं होंगी, वह अबायोटिक एनवायरनमेंट के अंतर्गत आएंगी. अब एक बार हम फिर इसको समझ लेते हैं कि एनवायरनमेंट किसे कहा जाता है. ऐसी सब प्रकार की वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ हमको घेरे रहती हैं, वह हमारा पर्यावरण बनाती हैं. और इसको हम ब्रॉडली तरीके से दो ग्रुप में विभाजित कर सकते हैं, नेचुरल कंपोनेंट्स और ह्यूमन मेड जो है एनवायरनमेंट. यानी नेचुरल एलिमेंट्स के द्वारा, यानी जो प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त हमारा जो एनवायरनमेंट है, और दूसरा हो जाएगा ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, यानी मानव के द्वारा निर्मित पर्यावरण. अब नेचुरल एलिमेंट्स के अंतर्गत माउंटेन्स, रिवर्स, वेजिटेशंस आएंगे. और जो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट होगा, इसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सेटलमेंट्स, ट्रांसपोर्ट etc. आएंगे.
और नेचुरल एनवायरनमेंट में दोनों होते आते हैं, चाहे बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक सजीव से संबंधित होते हैं और अबायोटिक जो होते हैं वह निर्जीव से संबंधित होते हैं। अब हम आगे यह जानेंगे कि मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। डोमेन्स मीन्स होता है क्षेत्र या प्रांत। अब अर्थ के कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र या प्रांत होते हैं। पहला होता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल। आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। पृथ्वी का जो बाहरी लेयर होता है, जो आउटर लेयर होता है, उसे स्थल मंडल कहा जाता है। स्थल मंडल जो होता है वह एनवायरमेंट के लिए यानी किस जीवन यापन के लिए या कृषि कार्य करने के लिए, आवास बनाने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए, यानी इन सब चीजों के लिए लिथोस्फीयर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब दूसरे स्थान पर आते हैं और जो एक चीज और पहले जान लो इसके बारे में, आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। इसको हम ये भी जानेंगे कि इसकी डेप्थ कितनी होती है, गहराई कितनी होती है। लिथोस्फीयर की गहराई कितनी होती है, लगभग 100 किलोमीटर तक इसकी गहराई मानी गई है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर माने होता है जलमंडल। पृथ्वी पर जितने भी वाटर बॉडीज होते हैं, चाहे वह नदी के रूप में हो, ओशंस महासागर के रूप में हो, सीज के रूप में हो, पॉन्ड्स हो, चाहे लेक्स हो, चाहे जो हो, जितने भी वाटर बॉडीज होते हैं उनको हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत लिया गया है। अब यह भी इसी के साथ यह भी जान लो कि जो जल होता है यानी वाटर होता है उसके कितने फॉर्म होते हैं, रूप होते हैं। वाटर के 3 रूप होते हैं, तुम लोग जानते ही होंगे। पहला होता है सॉलिड। सॉलिड यानी ठोस रूप में हम स्नो ले सकते हैं यानी बर्फ ले सकते हैं। लिक्विड रूप में वाटर आएगा और जो है वह जो वेपर रूप में होता है इसमें गैस आ जाते हैं। यह सब यानी 3 रूप हो गया हमारे वाटर का। अब तीसरे स्थान पे आते हैं एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर किसे कहा जाता है, जो द लेयर ऑफ द एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फियर। जो विभिन्न प्रकार की हवाओं का गैस की जो परत होती है उसे क्या कहा जाता है, एटमॉस्फियर यानी हमारा वायुमंडल कहा जाता है। हमारे वायुमंडल में अनेकों प्रकार की गैसें पाई जाती हैं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अब चौथे स्थान पर हम आते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर किसे कहा जाता है, जिसे जैवमंडल कहा जाता है। नैरो जोन वेयर द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फियर मीट एंड इंटरएक्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। देखो, नैरो जोन सकरा क्षेत्र, फेयर द लिथोस्फीयर जहां पे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल मिलते हैं, एंड इंटरएक्ट इज कॉल्ड जहां पे सब मिलते हैं वहां पे क्या निर्माण होता है, बायोस्फीयर का निर्माण होता है, यानी वह बायोस्फीयर कहलाता है। अब यह तो हम लोग जान लिए कि अर्थ के 4 प्रमुख डोमेन्स होते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फियर, बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो अर्थ की आउटर लेयर होती है उसे कहा जाता है। जितने हाइड्रोस्फीयर, जितने वाटर बॉडीज अर्थ पर हैं वह हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आएंगे। एटमॉस्फियर यानी हमारे चारों तरफ हमारे वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार की गैसों की परत होती है उसे एटमॉस्फियर कहा जाता है। बायोस्फीयर यानी जहाँ पे यह एक ऐसा क्षेत्र होता है, नैरो जोन होता है, जहाँ पे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल आपस में मिलते हैं, उसी पर वहाँ पे ही जैवमंडल का निर्माण होता है, वही जैवमंडल कहलाता है। अब आपको आगे है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसे कहा जाता है,
The complex system of interaction between organisms and their physical environment in a particular area is called ecosystem. किसी अमुक या विशिष्ट क्षेत्र के जीव संगठन और उनके जो फिजिकल एनवायरनमेंट के मध्य में जो पारस्परिक क्रियाओं का जो जटिल सिस्टम होता है उसे ही इकोसिस्टम कहा जाता है। अब इसके बाद अंत में हम ये देखेंगे कि हमारा कैसे कैसे एनवायरनमेंट धीरे धीरे होकर के जो है पोल्यूटेड हो रहा है, यानी प्रदूषित हो रहा है, इसके बारे में जानेंगे कि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन यानी पर्यावरण का प्रदूषण। जैसे इसके बहुत सारे कारण हैं जो कि जिसके चलते हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। हमारे उद्योग धंधे हैं और जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, यानी बहुत सारे ऐसे जो है कारक हैं जिनके कारण हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो रहा है, यानी जो है वह बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना है और जिससे हमारा जीवन जो आगामी जीवन या आगामी जो हमारी पीढ़ी है वह इन सब चीज़ों से बची रहे जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो। बस आज हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। कल अगले लेसन को लेकर के फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए तुम घर पे रहना, सुरक्षित रहना। थैंक यू।